बाजार में रिकवरी का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन फंड हाउसेस क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, किस थीम पर उनका ज्यादा भरोसा है, क्या कुछ नया हो रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस में, और इस पर और बातचीत करने के लिए डिटेल्स के साथ हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। सुधांशु अस्थाना जी हैं, CIO हैं LIC म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपने हाल ही में ज्वाइन किया LIC म्यूचुअल फंड, उसके लिए। और साथ साथ क्या रणनीति के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में सबसे पहले बताइए, फिर बाजार के बारे में भी बात करेंगे सर। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, बहुत शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा आपके शो पे आकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। स्ट्रैटेजी के हिसाब से विश्व मोहन जी, हमने काफी चीजें इम्प्लीमेंट की हैं। पहली चीज ये है कि हमारा जो अप्रोच है वो हमने काफी बॉटम्स अप कर दिया है। तो टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ऐसा नहीं कि हम मैक्रो नहीं देखते हैं, बट बॉटम्स अप अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन का। तो शार्पर पोर्टफोलियोज ऑन अ बॉटम्स अप बेसिस, मार्केट कैप एग्नोस्टिक, सेक्टर एग्नोस्टिक। कुछ पोर्टफोलियोज हैं जहां पर आपको मार्केट कैप के गार्डरेल्स रखने पड़ते हैं, जैसे मल्टी कैप हो गया या मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, जहां मिनिमम होना ही चाहिए। बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बॉटम्स अप है रादर देन टॉप डाउन। तो एक वो है। दूसरा ये है शार्पर पोर्टफोलियोज, बहुत ज्यादा स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड प्लीज आई वांट टू करेक्ट एवरीबॉडी, इट्स डजंट मीन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज, इट मीन्स मोर हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियोज। दूसरा ये है कि भी जनरली हमको चाहते हैं कि हमारे जो वेट्स हैं वो एक्टिव वेट हाई रहे पोर्टफोलियो के अंदर। तो हायर एक्टिव वेट का मतलब ये होता है कि आप बेंचमार्क को रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, बेंचमार्क के बहुत पास नहीं है, और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो अच्छे होने चाहिए, तो आउटकम जो है वो बढ़िया होने चाहिए। तो बॉटम्स अप बेसिस पे ही हम पोर्टफोलियोज बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने की अपने रिसर्च प्रोसेस में कि जो यूनिवर्स थी इन्वेस्टमेंट्स की, उसको हमने छोटी कर दी है, जैसे शार्पर कर दी है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ट्रैक्स 420 कंपनीज विद अ लार्ज इन्वेस्टमेंट टीम। तो हमारा अंदाजा है कि हम करीब पौने 300 से 300 कंपनीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिनमें ज्यादा इन डेप्थ वर्क होगा, जहां पर स्ट्रीट पे हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉप 2-3 पीपल में होगी, विच विल ट्रांसलेट इस बात में कि हमारे जो वेट्स होंगे, जो हम पोजिशन बिल्ड करेंगे, वो हायर कन्विक्शन पोजिशन होंगी। सो एनीवेयर बिटवीन 40 to 50 स्टॉक्स इज वेरी वी लुक टू बिल्ड पोर्टफोलियोज। और वो फंड मैनेजर के इंडिविजुअल उस पर है, बट मेरा कंफर्ट लेवल आप पूछे तो इज एनीवेयर बिटवीन 35 to 45 स्टॉक्स इज वेयर आई वुड लाइक टू डू। और क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के साइजेस भी कम है, तो हम वो कर सकते हैं। एक लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है वहां पर। तो दिस इज ब्रॉडली विश्व मोहन जी जो स्ट्रैटेजी है हमारी। ओके सर, आप कुछ बहुत सारे फंड्स को आप खुद बहुत ही क्लोजली आप खुद ही उसको मैनेज करते हैं, जिसमें आप लार्ज कैप टू मिड कैप वाली जो फंड्स हैं, और साथ साथ ये फ्लेक्सी कैप को लेकर भी आप पैनी नज़र रखते हैं। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल बेस्ड जो थीमेटिक फंड्स है उस पर भी आपकी नज़र है। वो वहाँ पर क्या अप्रोच रहता है सर? और फिर मैं आगे चर्चा आपको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर मैं बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर भी राय जानेंगे, लेकिन यहाँ पर इस थीम को लेकर आपका अप्रोच क्या है? मैं 2 स्कीम्स मैनेज करता हूँ जो फ्लैगशिप फंड्स में, एक लार्ज एंड मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। लार्ज एंड मिड कैप में 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप मिनिमम होना चाहिए, रेस्ट यू कैन गो वेर यू वांट टू गो। एंड दूसरा फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप में तो हम प्योर बॉटम्स अप अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हम जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। सो बॉटम्स अप बेसिस पे पिकिंग करते हैं। तो वहां पर मैंने करीब 7 अप्रैल से पोर्टफोलियोज लिए हैं दोनों। तो वहां पर हमने बॉटम्स अप बेसिस पे पोर्टफोलियो थोड़ा शार्पर बनाया है। और पोजीशनिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लार्ज एंड मिड कैप में हमारा मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा है लार्ज कैप से। हमारी वो अंडरस्टैंडिंग थी, ये स्ट्रैटेजी थी कि ये जो अभी वॉर हुई है, अभी तो सीज फायर ही आया है, कि ये नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हम लोग बहुत बड़े बिलीवर्स हैं नॉर्मलाइजेशन में। कभी भी कोई इवेंट हो तो ये समझना चाहिए कि थिंग्स विल गो बैक टू एवरेज, राइट। तो आप कभी भी फिनोमिनल्स देखेंगे पास्ट में भी, कि जब भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो GFC हुआ हो, चाहे वो कोविड हुआ हो, चाहे वो यूरोपियन क्राइसिस हुई थी 2012 में, चाहे हमने फिर NBFC क्राइसिस देखी, तो थिंग्स नॉर्मलाइज। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से करना चाहिए, और हमने इस पीरियड में वी हैव यूज्ड इट टू मेक अ पोर्टफोलियो शार्पर। तो हमारे पोर्टफोलियोज में एनीवेयर बिटवीन 40 to 45 स्टॉक्स हैं। आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, अभी फैक्ट शीट आ जाएगी। और हमारा एक्सपोजर टुवर्ड्स मिड कैप्स इज हायर इन द लार्ज एंड मिड कैप, एंड वी हैव अ रीजनेबल स्लीव ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स आल्सो। फ्लेक्सी कैप में भी हमारा जो पोर्टफोलियो है
उसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, एंड वी हैव अ बेटर कॉम्बिनेशन बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप्स. हमारा बेसिक ये आइडिया है कि विद द नॉर्मलाइजेशन, इफ दिस नॉर्मलाइजेशन हैपेंस, दुनिया में ऑयल का जो सप्लाई है वो वॉर के पहले भी ज्यादा था, ऑलमोस्ट 3 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा था. और अब अगर ये नॉर्मलाइज हो जाता है तो हमें एडिशनल सप्लाई यूएई से दिखेगा, वेनेजुएला से दिखेगा, एंड इफ ईरान इज अलाउड टू एक्सपोर्ट वहां से भी दिखेगा. एंड दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस, स्पेशली ब्रेंट ऑयल, इसको हम ज्यादातर कंज्यूम करते हैं एज अ कंट्री, वो काफी शार्पली करेक्ट हो गया, इज नाउ अंडर $70 to $73 अ बैरल. दूसरा, करेंसी डेप्रिसिएशन वाज अ बिग वरी फॉर एवरीबडी, एंड वी थिंक इट वाज मोर अ कैपिटल अकाउंट इशू. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का तो था ही इशू, बट कैपिटल अकाउंट इशू ये था कि आपने ये देखा है कि एफपीआई सेलिंग तो है ही है, पर इस बात पे भी हुआ है कि ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज बड़े स्ट्रांग आए हैं इंडिया में. लास्ट ईयर ऑलमोस्ट $90 बिलियन था, बट क्योंकि बहुत सारा पेपर मार्केट में आया, आईपीओज आया, तो रिपैट्रिएशन हुआ है पैसे का, प्लस आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट्स भी करीब $30 बिलियन रहा है हर साल. तो नेट इनफ्लो कम रहा है, जिससे प्रेशर होता है, बट ये साइक्लिकल इन नेचर है, स्ट्रक्चरल इन नेचर नहीं है. तो हमने उसके हिसाब से फिर पोजिशनिंग की. बैंक क्रेडिट, अगर हम पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज, सॉरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को हटा देते हैं, और रिलायंस जिसने बहुत कैपेक्स किया है उसका कैपेक्स हटा देते हैं, तो करीब 16% पे अब प्राइवेट क्रेडिट पहली बार ग्रो कर रहा है. तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमें लगता है कि द इकोनॉमी इज ऑन द रोड बैक टू रिकवरी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम सेइंग देयर इज अ स्मॉलर पॉसिबिलिटी इफ थिंग्स प्ले आउट, कि वी माइट सी रीजनेबल अर्निंग्स बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर. तो हमें अभी भी लगता है कि 13-14% अर्निंग्स इस साल की आ जाएगी, बट FY 28 में अर्निंग्स शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो ये हमारी पोजिशनिंग है इन दोनों जगह में. BFSI फंड में हमारी पोजिशनिंग जो है, वी डू हैव सम ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स, बट दैट हैज बीन डन. उसमें सारा रिस्ट्रक्चरिंग लास्ट 1 सवा महीने में किया है, क्योंकि पहले तो मैं दूसरी दोनों स्कीम्स में कर रहा था. वहां पर हमारा फोकस हैज बीन ऑन बोथ एनबीएफसीज. वी वर क्वाइट पॉजिटिव कि विद थिंग्स नॉर्मलाइजिंग एनबीएफसी शुड बेनिफिट. तो एनबीएफसीज में एक्सपोजर है, प्राइवेट बैंक्स में एक्सपोजर है, और प्राइवेट बैंक्स में स्मॉल एंड मिड कैप में एक्सपोजर हमारा ज्यादा है. तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि एज थिंग्स नॉर्मलाइज, एज वी सी क्रेडिट पिकअप, वी विल सी द मिड एंड स्मॉल कैप्स डूइंग मच बेटर इन दिस स्पेस ऑल्सो. तो ये हमारा हाइपोथेसिस है. वी डू ओन रीजनेबली लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज कैप बैंक्स, दैट्स प्योरली ऑन बॉटम्स अप बेसिस, काफी सिलेक्टिव है वहां पर. तो दैट इज द पोजिशनिंग जो हमारी है ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. तो मिड एंड स्मॉल कैप पे भी आपका काफी ज्यादा भरोसा है. सर, एक चीज बैंकिंग सेक्टर को लेकर, जिस तरह से यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ को लेकर तो दिक्कतें नहीं दिख रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, मार्जिन को लेकर यहाँ पर चिंताएं दिख रही है. क्या ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ चिंताएं आपको भी दिख रही है क्या? देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ जो है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट ग्रोथ. आई थिंक लोग इकोनॉमिक्स ठीक से नहीं समझते हैं. तो जब क्रेडिट बढ़ता है सिस्टम के अंदर, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, डिपॉजिट ग्रो करते हैं. दूसरा, करेंसी इन सर्कुलेशन होता है. सो करेंसी इन सर्कुलेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कैपिटल अकाउंट है, बिकॉज वहां पर हमने देखा कि इनफ्लो नहीं था, तो करेंसी इन सर्कुलेशन भी कम होता है. तो इसका ड्यूल इम्पैक्ट होता है. ऑब्वियसली वी हैव सीन डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल, तो थोड़ा करेंसी सर्कुलेशन में इम्पैक्ट हुआ है, बट प्राइमरी क्रेडिट ग्रोथ है. तो क्रेडिट ग्रोथ क्यों कम था? क्रेडिट ग्रोथ इसलिए कम था कि विजिबिलिटी ऑफ डिमांड कम थी. और लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने आपकी जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है और टैक्स, इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन किया है, उसका एविडेंस आपको क्रेडिट ग्रोथ में जनवरी से ही दिखने लगा था. तो जैन फेब मार्च में आपको दिखा, मार्च में लोगों का ये फियर था, डर था एक, कि भाई अगर ये वॉर लंबा चल गई तो ये जो डिमांड रिवाइवल आ रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, वो खुद ना खत्म हो जाए और डिमांड अपने आप कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए. तो विद द सीज फायर बीइंग इन प्लेस, अभी भी द वर्डिक्ट इज आउट कि ये लोग कब फाइनल इसको एक पीस ट्रीटी में कन्वर्ट करेंगे, बट नॉर्मलाइज अजम्पशन हमारा यही था कि जून तक हो जाना चाहिए, और वो हुआ है. तो हम काफी पॉजिटिव हैं. जितनी कंपनियों से मिले हैं हम, जो रिजल्ट्स थे उसके बाद भी कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें क्लियरली आ रहा है कि डिमांड अभी तक स्ट्रांग है अक्रॉस द बोर्ड. तो अगर ये कंटिन्यू होता है और ये रेजोल्यूशन हो जाता है, तो ठीक है. मॉनसून डेफिशिएंट रहेगा इस साल, एल नीनो इफेक्ट है, बट इंडिया में आज के दिन में बफर काफी है फूड ग्रेन्स का. ए बी, जो आपका एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था रूरल एरिया में, जो 15 साल पहले 60 से 65% लोग जो डिपेंडेंट थे एग्री इनकम्स पे डायरेक्टली,
वो फ्लिप हो गया है। अभी ऑलमोस्ट 60% जो है वो नॉन एग्री से इनकम लेते हैं। ऑब्वियसली डेफिशिएंट मानसून्स हैव चैलेंजेस। तो जो इस बार इन्फ्लेशन है वो सप्लाई लेड है, वो कॉस्ट और डिमांड लेड नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिमांड है इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा है, कॉस्ट लेड है। ऑयल प्राइसेस बढ़ी बट बाकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। एंड मानसून थोड़ा फूड इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, पर कोर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। तो पॉसिबल है आरबीआई सेकेंड हाफ में मे बी दिसंबर में रेट हाइक करे, बट वो रेट हाइक साइकिल हमारे हिसाब से शायद एक शैलो रेट हाइक साइकिल होगी। तो हम लोग पॉजिटिवली पोजिशन है ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज एंड सम ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड कैपिटल मार्केट कंपनीज इज वेयर वी हैव एक्सपोजर। ओके, तो ये तो 2-3 सेक्टर आपने बता ही दिए, लेकिन उसके बाद भी मैं एक और सवाल यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि एलआईसी म्यूचुअल फंड के लिए कन्विक्शन लिस्ट में कौन से 3 टॉप सेक्टर हैं सर? मैंने जैसे आपसे पहले ही बोला कि बॉटम्स अप बेसिस पे हम करते हैं, राइट। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो बॉटम में अब बेसिस पे जो स्टॉक्स खरीदे हैं उसके हिसाब से अगर टॉप बाउंड लगे हुआ है सेक्टर्स में एक्सपोजर कहाँ पर है, तो एक तो हमारा एक्सपोजर हेल्थ केयर सेक्टर में है। दिस इंक्लूड्स बोथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, मे बी स्पैटरिंग ऑफ अदर कंपनीज। तो वहां पर हमारा एक एक्सपोजर है। हमारा जैसे मैंने बोला कि हमने एक्सपोजर बढ़ाया ही है बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स वो बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। डिफेंस इट्स अ वेरी लार्ज सेक्टर। तो वहां पर बॉटम्स अप बेसिस पे जहां हमें कंपनीज अच्छी लगती है वहां हमने एक्सपोजर लिया है। तो बॉटम्स अप बेसिस पे दीज सेक्टर्स जो हैं वो निकल के आते हैं बाहर की, हमारा वहां पर एक्सपोजर है। तो दैट इज वेयर वी हैव ब्रॉडली, अगर 3 सेक्टर में बोलूं जहां पर बॉटम्स अप है, बट टॉप डाउन पे आपको ओवरवेट वहां दिखेगा। तो ओके। वहां पर ब्रॉडली अगर इतनी कंपनियां बॉटम्स अप पे आ रही तो शायद दोज आर द सेक्टर्स विच विल पुट टू अस। ओके, कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है जहां पे आप लोग अंडरवेट भी है, आपको रिस्क भी लग रहा है अभी करंट सिनेरियो में? सो रिस्क तो नहीं है अभी, मतलब स्टॉक्स इतने करेक्ट हो गए हैं, बट आई थिंक सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर इज वेयर वी आर अंडरवेट एज अ हाउस। अभी हमारी एक्सपोजर्स हैं अक्रॉस द फंड्स, बट बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में है। वहां पर क्लैरिटी नहीं है। सो भी हमको ये नहीं लगता है कि पुरानी जैसी ग्रोथ रिवर्ट हो जाएगी, बट एक बार सारा ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट आउट हो जाएगा तो वहां पर जरूर जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी को इंटीग्रेशन करने के लिए, सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए। तो वहां डिमांड आएगी दोबारा, लेकिन वहां पर एज अ हाउस वी आर अंडरवेट ऑन द सेक्टर। ओके सर, जितने भी वॉर सिनेरियो थे, चाहे वो कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी तेजी हो, महंगाई का डर, रुपए की गिरावट हो, या फिर और भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, स्लो डाउन की चिंता हो, क्या ये सारे वो चीज़ें अब खत्म होती हुई आपको दिख रही है? आगे फ्यूचर्स यहाँ से मार्केट के लिए बेहतर दिख रहा है क्या? देखिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए हम लोग बहुत बड़े बिलीवर्स हैं कि सब चीजें एवरेज हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। एंड ये जो कंसर्न्स आप बोल रहे हैं काफी साइक्लिकल इन नेचर है। अब लेट्स टेक इट वन बाय वन कि वॉर इटसेल्फ, राइट। तो सीज फायर तो आप देखिए तो 7 अप्रैल को ही हो गई थी। 7 अप्रैल के बाद छोटे मोटे अटैक्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो नहीं थे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ के लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। अभी तक सोल्यूशन निकला नहीं है पूरा, द जूरी इज आउट। बट अगर इतने दिन नहीं हुआ है और 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट सीज फायर को, तो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा और आई थिंक कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वहां। पहला सिचुएशन वो हुआ। ऑयल बढ़ना, यस ऑयल बढ़ा हुआ था। ऑयल बढ़ता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जोर से बढ़ता है। हम गोल्ड भी बहुत इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से गवर्नमेंट को काफी, अब जैसे गवर्नमेंट ने इनिशियली 1,75,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी अब्जॉर्ब किया था, तो आपको लगता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उससे स्लो डाउन होगा, राइट। गवर्नमेंट माइट नॉट स्पेंड ऑन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जितना उसको स्पेंड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट मशीनरी कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे डेटा तो 2020 कोविड के पहले गवर्नमेंट करीब कुछ 3.25 लाख करोड़ खर्चा करती थी ऑन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो नंबर ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ पहुंच गया है अभी। तो दैट हैज बीन अ बिग thrust for growth in the future. Second, higher inflation can also lead to demand destruction. तो वो भी एक फियर था, राइट। और फिर करेंसी डेप्रिशिएट करिए तो देखिए इंडिया की करेंसी लॉन्ग टर्म 3.5% डेप्रिशिएट करती है। आप 30 साल का डेटा भी निकाल देंगे तो, बट क्या होता है वो वॉलेटाइल वे में करती है, वो लीनियर वे में नहीं करती है। तो आपने काफी डेप्रिसिएशन देखा, और उसके पीछे भी चीजें थी कि भाई आपका जो नेट एफडीआई नंबर है वो लोअर आ रहा था, आपकी कंटिन्यूस एफआईआई सेलिंग थी, तो काफी फियर्स थे। और जैसे मैंने बोला इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था तो करेंसी के ऊपर प्रेशर था, राइट। ये सब चीजें अब थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई है। एज आई सेड,
ऑयल में द मूवमेंट वाज मोर बिकॉज फिजिकल मूवमेंट ऑफ ऑयल नहीं हो रहा था। और अब आपने देखा होगा गिरावट जो आई है ऑयल के प्राइसेस में, वो भी फास्ट आई है बिकॉज फंडामेंटल्स जो है वहां पर सप्लाई एक्स्ट्रा और सप्लाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कि FCNR जो है इन्होंने किया है, तो उसकी वजह से वी विल सी मनी कमिंग इन। अब इसमें बिकॉज जो स्प्रेड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की वो अलग है, बट एस्टिमेट है कि 35 से 50 बिलियन डॉलर उसमें आ जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो है जो PSUs के थ्रू होगा तो करीब $25 बिलियन आना का एस्टिमेट है। एंड अगर हम ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो गए, बिकॉज अभी वहां पर टैक्सेशन का भी डिफरेंस हुआ है, तो करीब $25-30 बिलियन वहां पर भी आ सकता है। तो $100 बिलियन मोटा मोटी आ सकता है सिस्टम के अंदर। बट जो हमको एम्फेसाइज करना है, जो मैंने पहले बोला कि ग्रॉस FDI नंबर जो है अभी भी अच्छा है। वी गेट ऑलमोस्ट 5.2-5.3% ऑफ आवर GDP इज ग्रॉस FDI। और अगर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रॉस FDI नंबर स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा अर्लियर कि IPO आए हैं, लोगों ने सालों इन्वेस्ट किया है पैसा इंडिया में, तो वो पैसा बाहर गया है। अगर ग्रॉस नंबर स्ट्रांग है उसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि लोगों को इंटरेस्ट है इंडियन बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म के लिए FDI इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि भाई आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं इंडिया से, तो $25-30 बिलियन है, तो ये नंबर नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो $35-40 बिलियन का नॉर्मल FDI फ्लो आपको दिखने लगेगा। FIIs के लिए या FPIs जो है, देखिए उनके लिए हमें एक रिलेटिव मार्केट है। अगर हमारा मार्केट एक्सपेंसिव है जैसे 24 में था, तो उनके पास दूसरे ऑप्शन है जाने के लिए। फिर कभी कभार डॉलर ट्रेड होता है जब US में ज्यादा रेट्स मिल रहे हैं, देयर आर अदर थीम्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग, तो वहां पर पैसा फ्लो करता है। जैसे इस बार आपने देखा होगा तो ताइवान, साउथ कोरिया, US, जापान, वहां पर पैसा गया है। एंड टू बिगिन विद हमारे यहाँ कोई EI के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं थे, तो आई थिंक द मार्केट इज टू ओवर वरीड। बट मेरे हिसाब से जो चीजें एक बहुत बड़ी कंसर्न थी लोगों के लिए 2-2.5 महीने पहले, जहां हमारा अजम्पशन ये था कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है लास्ट 2-2.5 साल, नेक्स्ट 2-2.5-3 साल के हिसाब से किया है, ये चीजें एटलीस्ट नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एंड जैसे मैंने अर्लियर मेंशन किया कि अगर ये कॉन्फ्लुएंस होता है सब चीज का, एंड नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑयल इज प्लेस इन प्लेस, ऑयल एंड गैस इज इन प्लेस सितंबर तक, करीब 50-60% और दिसंबर तक 80-90%, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विद क्रेडिट गुड जो है डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, ऑयल नीचे रहेगा, एंड इन्फ्लेशन साइकिल जो है दैट्स मोर सप्लाई साइड लेड। अगर वो शैलो रेट हाइक साइकिल होगी तो यू विल सी बाय जनवरी-फरवरी की पहली बार 2.5-3 साल में हमें मार्जिनल अर्निंग्स अपग्रेड दिखना शुरू हो जाए FY28 के लिए। तो काफी चीजें पॉजिटिव भी हो रही है, और जिस तरह की इनफ्लोज, फॉरेन तो इनफ्लोज मैं आपको ये बोलूंगा विश्व जी की नॉर्मलाइज हो गई है। ओके, बिल्कुल। और डेट वगैरह में तो काफी ज्यादा, हाँ, इनफ्लोज वगैरह काफी ज्यादा दिख भी रहे हैं। वही है, इक्विटी को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है फॉरेन फ्लोज के, वो भी आप जैसा कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सर, एक सवाल आपके फंड्स को लेकर, इतना बड़ा ब्रांड है LIC, घर घर का ब्रांड है, पूरे देश भर में जानी जाती है, लेकिन फंड्स की तरफ से उस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद अभी भी लोग करके बैठे हैं। क्या उम्मीद करनी चाहिए आने वाले समय में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है LIC म्यूचुअल फंड्स की तरफ? विश्व मोहन जी की जहां तक मुझे पता है कि एज ऑफ एंडिंग ऑफ 30 जून 42% ऑफ आवर फंड्स आर इन क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2। ठीक है ना, तो बहुत सारे फंड हाउसेज जो बड़े भी हैं उनका 40 से 50% होता है। एंड डेफिनेटली काफी रिस्ट्रक्चरिंग की है, काफी रिपोजिशनिंग की है। हमने अपना रिसर्च प्रोसेस में भी बदलाव लाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि स्मॉलर नंबर ऑफ कंपनीज बट बेटर वर्क, काफी डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड आई थिंक नेक्स्ट 1 साल, 1.5 साल में, 2 साल में आपको दिखेंगे नंबर्स कि चेंज होंगे। कंसिस्टेंटली हमारा एम यही है कि 50 से 55% AUM अगर Q1 Q2 में रहे और हम अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू अस। काफी चेष्टा हो रही है हमारे फंड हाउस से, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट या सेल साइड पे हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लेवल पे हो। पर अगर जो लोग देखते हैं फैक्ट शीट, अगर वो देखेंगे तो लास्ट 3-4 महीने में काफी बदलाव किया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बदलाव आगे भी जारी रहे, और जिस तरह के ब्रांड के लिए आप लोग जाने जाते हैं अपने दूसरे बिजनेसेस में, वो यहाँ पर भी दिखे और लोगों को उसका इंतजार भी रहेगा। और आप कह भी रहे जिस तरह से अप्रोच आपने बदला है, और पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रीजिग हुए हैं, वो देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला। हमारे दर्शकों को पूरा नज़रिया, फंड हाउस का क्या नज़रिया है, इकोनॉमी की क्या तस्वीर आपको दिख रही है, FIIs फ्लो में कैसे आगे चल के सुधार होगा, अर्निंग ग्रोथ से लेकर तमाम चीज़ों पे आपने चर्चा की, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।